नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा ये करंट अफेयर एमसीक्यू का नेक्स्ट वीडियो होगा। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर एमसीक्यू मैं ही केवल करवा रहा हूँ 70 बीपीएससी पीटी के पर्पज़ से, जिसमें आपको वन लाइनर और विश्लेषण आधारित, कथन आधारित दोनों प्रकार के सवाल जो हैं वो मिल जाते हैं। इससे पहले का भी वीडियो होगा न्यूज़पेपर एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट में, इससे पहले के सभी वीडियो उपलब्ध हैं, उसको भी जाकर देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये वीडियो। हिंदी में सवाल पढ़ूंगा, इंग्लिश में भी रहेगा, आप उसको भी पढ़कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि सभी सवालों को अटेम्प्ट कीजिएगा। सभी सवाल को अटेम्प्ट करने से ये भी होगा कि आपका तैयारी किस हद तक का है ये भी पता चल जाएगा। इस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक का करंट है तो 1 अगस्त 2024 ईस्वी से 15 अगस्त 2024 ईस्वी तक का करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस पीडीएफ में है, एक पीडीएफ एक वीडियो में नहीं हो पाता है क्योंकि काफ़ी सारे एमसीक्यू होते हैं और लेंदी होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। करंट अफेयर का एकमात्र अगर आपको सोर्स यूज करना हो तो भी आप करंट अफेयर के न्यूज़पेपर डिस्कशन का जो एमसीक्यू मैंने करवाया है उसको सीरियसली फॉलो कीजिएगा तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बिहार स्पेशल करंट अफेयर मैं अलग से आपको करवा दूंगा एक मैगजीन से करवाया हुआ है, एक और एडिटोरिया बिहार से भी मैं आपको करवा दूंगा इसी सप्ताह में। देखिए पहला सवाल क्या है आज का। पहला सवाल बिहार स्पेशल से ही रिलेटेड है। क्या है पहला सवाल? हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बिहार में परियोजना का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में परियोजना का अनावरण किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपको करंट पता चल गया। कौन कौन से कथन है? विकसित भारत विकसित बिहार समारोह में परियोजना का अनावरण किया गया। क्या उस समारोह का नाम था विकसित भारत विकसित बिहार? परियोजना मूलतः बहुविधि बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है, यानी कि मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री जी ने नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी खंड पर 2 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई थी। 1 अगस्त 2024 ईस्वी का एक करंट अफेयर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। 12,800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसको हरी झंडी पश्चिमी चंपारण में प्रधानमंत्री जी ने ही दिखाई थी। इस कार्यक्रम का नाम था विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम और यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में सवाल था। अगला सवाल है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको क्या कहा जाता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम। भारत में ईसीसी पर अभी तक कम निवेश हुआ है तथा इस पर अभी तक कम अन्वेषण किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 46 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट का दूसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। पूछा है कौन सा करेक्ट है इसमें से, इसलिए पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत में ये कहा गया है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रावधान करता है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये आर्टिकल 45 में डीपीएसपी का भाग है, इसीलिए यहाँ पर केवल पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ था। पोषण भी पढ़ाई भी लॉन्च किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी लॉन्च्ड इन, कहाँ पर ये कब लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एकीकृत बाल सेवा विकास, क्या लिखा हुआ? एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS। NCERT अगर आपने खोला होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये योजना बहुत पहले शुरू किया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक ये योजना चल ही रही है। बस इसके नाम परिवर्तित हुए हैं और इसमें कुछ इसका परिदृश्य जो है उसको चेंज किया गया है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन ही की गई हैं, समय के अनुसार इसको चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया, लेकिन ये योजना आज भी विद्यमान है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और ये पीटी में पूछा जा चुका है कि ये कब शुरू किया गया था। इसको कब शुरू किया गया था? ये इंदिरा गांधी जी के ज़माने में 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था, उसी समय में इसको शुरू किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में शिक्षा का अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया। RTI अधिनियम 2009 में लागू हुआ।
केंद्रीय बजट 2024 में शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.4% आवंटित किया गया है। इसमें बजट भी है, पॉलिटी भी है और करंट अफेयर भी है। ज़रा इसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है ये आपको पहचानना है। इनमें से कितना शानदार सवाल है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आरटीआई अधिनियम 2009 पारित हुआ था, 2010 से प्रभावी हुआ है। स्टेटमेंट में पूछा गया कि कब से लागू हुआ है। लागू हुआ 2010 ईस्वी से, पारित हुआ था 2009 ईस्वी में। ध्यान से पढ़ा कीजिए। और तीसरा स्टेटमेंट क्या था? तीसरा स्टेटमेंट था केंद्रीय बजट का 2.4% आवंटित किया गया 2024 में। 2024 के बजट में एजुकेशन को लेकर यूनियन बजट में 2.9% बजट आवंटित किया गया है। एक ही सवाल में आपका पॉलिटी, एक ही सवाल में आपका करंट अफेयर और आपका बजट तीनों रिवाइज हो गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो वैश्विक औसत कितना है दुनिया में एजुकेशन का? 4.7% है। भारत में जीडीपी का 2.9% मात्र एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। अगला सवाल है नई शिक्षा नीति के बारे में बंधुओं कि फाउंडेशन लर्निंग पाठ्यक्रम को 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 से पहले प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा छठे का? इसका आंसर जरा सुनना है कि सही विकल्प में से आप आंसर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? दोनों क्यों सही नहीं है? तो 3 खंड में नहीं बल्कि 2 खंड में विभाजित किया गया है। जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आधारभूत शिक्षण पाठ्यक्रम को, जो फाउंडेशन लर्निंग कैरिकुलम होता है, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 2 भागों में विभाजित किया गया है। आधारभूत शिक्षण पाठ्यक्रम 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए ECCE छात्रों के लिए, कक्षा 1 व 2 के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 6 से 8 आयु वर्ग के लिए विभाजित किया गया है। जो फाउंडेशन होता है उसको प्रत्येक बच्चों को 5 वर्ष की आयु से पहले एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां पर ECC योग्य शिक्षक खेल आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे। कक्षा 1 से पहले, और एज कितना होना चाहिए? 5 वर्ष से पहले के बच्चों को इसमें शिक्षा दिया जाएगा। इसलिए दोनों कथन जो उपरोक्त दिया हुआ था वो दोनों ही यहाँ पर गलत है। ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है? न्यूज़पेपर में था, चर्चा में। जरा मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। यह संघर्ष का एक ऐसा रूप है जो पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे आता है। इसका एक मुख्य हथियार साइबर हमला है। राष्ट्रों के बीच शांति की संभावना भी इसके बीच में होती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रे जोन वॉरफेयर का क्या तात्पर्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब होता है रायसीना डायलॉग 2024 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित सैन्य नेताओं ने ग्रे जोन युद्ध के उदय पर चर्चा की, जिसका उदाहरण दक्षिण चीन सागर और भारत की उत्तरी सीमाओं पर की जा रही कार्रवाई है। ग्रे जोन युद्ध में विरोधी सीधे खुले युद्ध में शामिल हुए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साइबर हमले, आर्थिक दबाव, छद्म संघर्ष जैसी रणनीति अपनाते हैं, जिसमें वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे आप पर, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आपके खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, जिसमें इकोनॉमिक दबाव होता है। उसके अलावा प्रॉक्सी वॉर होते हैं, साइबर अटैक शामिल होते हैं। यह शांति और संघर्ष के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। ये पीस नहीं बल्कि अशांति को जन्म देता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे देश भर में जल संसाधन प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला है कि इस योजना को एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त है। कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से। इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर तीनों इनकरेक्ट दिए हुए हैं। क्यों दिया हुआ है भाई? क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं बल्कि सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। केंद्रीय क्षेत्रक की 100% राज्यों के अनुदान के साथ में ये योजना होगा। 3,680 करोड़ रुपये परिव्यय किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक इसमें सहायक है, न कि एशिया डेवलपमेंट बैंक। ऊपर लिखा हुआ था कौन सा? तो एशिया डेवलपमेंट बैंक इसमें सहायक है, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। सितंबर 2025 तक इसको विस्तार दिया गया है और 16-17 के आसपास इसको शुरू किया गया था। 16-17 के आसपास इसको शुरू किया गया था। अगला सवाल है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बारे में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में पूछा गया है।
क्या पूछा गया कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना संबंधित है किस राज्य से इनमें से संबंधित है। तो दरअसल में तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना की कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना तेलंगाना के भूपापल्ली के कालेश्वरम में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। बहुउद्देश्य का मतलब होता है एक बांध बनाया गया कालेश्वरम जिसका उद्देश्य एक से अधिक है, यानी कि सिंचाई का भी उद्देश्य है, जल प्रदान करना शहरों को पीने योग्य वो भी इसका उद्देश्य है, पर्यटन भी इसका एक उद्देश्य है, बिजली पैदा करना भी इसका एक उद्देश्य रखा गया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट। गोदावरी रिवर पर कालेश्वरम भूपापल्ली जगह है जो कहाँ पर है, तो ये है आपका तेलंगाना में। यह परियोजना प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम बिंदु से शुरू होता है तेलंगाना राज्य में। ये योजना काफ़ी ज़्यादा विवादों में आ गई थी जब इसमें कुछ क्रैक्स देखे गए थे, जबकि नई योजना है ये। गोदावरी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करें। ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। राजस्थान इसके बेसिन राज्यों में से एक है। क्या राजस्थान गोदावरी के बेसिन राज्यों में आता है? कुंभ मेला इसकी सहायक इंद्रावती नदी पर आयोजित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। राजस्थान राज्य इसके कैसे आ जाएगा? गोदावरी नदी यह 1465 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है और अंततः अपनी सहायक नदियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। आंध्र प्रदेश राज्य का यनम के इलाकों से बहती हुई यनम पुडुचेरी का है। पुडुचेरी के 3 अलग अलग राज्यों में फैलाव है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। तो उसी पुडुचेरी का यनम के पास से बहती हुई आंध्र प्रदेश के पास में अपना मुहाना बनाती है। ये नदी के प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजीरा और मैनेर नदियां हैं। कृपया इन नदियों को ध्यान में रखें, ये पूछा जाता है। कुंभ मेला नासिक गोदावरी में, प्रयागराज गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में और उज्जैन में शिप्रा के तट पर 4 वर्षों में आयोजित की जाती है। गोदावरी नदी में कोई कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, प्राणहिता नदी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है बंधुओं। प्राणहिता नदी किस राज्य से निकलती है? प्राणहिता रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीमा के पास से निकलती है। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो इसके जल निकासी बेसिन के लगभग 34% हिस्से कवर करती है। गोदावरी की 34% जल निकासी की सीमा को प्राणहिता ही कवर करती है। यह वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा जैसी नदियों से कई अन्य छोटी सहायक नदियों का संगम है जिसको प्राणहिता नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है बंधुओं? रूप ताराकसी झारखंड, बागलार मसलिन बंगाल। उपरोक्त में से एक सही को चुनिए। ये अलग अलग वस्त्रों के उत्पाद हैं जो बड़ा फेमस हैं। तो रूप ताराकसी झारखंड नहीं बल्कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। ये झारखंड नहीं ओडिशा राज्य हो जाएगा। बांग्लार मसलिन जो है, जिसको बांग्ला का मसलिन भी कहा जाता है, बंगाल से ही संबंधित है, इसलिए केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में ग्रो रिपोर्ट चर्चा में थी, इसे प्रकाशित किया गया है। ग्रो रिपोर्ट जिसको क्या कहा जाता है? ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड फॉरेस्ट्री, इसको ग्रो कहा जाता है। ये रिपोर्ट चर्चा में है, इसको नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसलिए आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान द्वारा कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और पुनर्जीवित करने ग्रो रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। ग्रो रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः स्थापित करना है, रीस्टोर करना एक तरीके से। भारत बंजर भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 16.96% है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? गलत आपको चुनना है, इनकरेक्ट आपको चुनना है। कौन सा है इसमें से? इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ग्रो पोर्टल क्या है? अगला सवाल उसी टॉपिक से है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट भी दिया हुआ। पहला है कि इसे भुवन प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है। भुवन प्लेटफॉर्म ISRO का है, जहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत पढ़ने के लिए भी मानचित्र मिल जाएगा।
इसका उद्देश्य कृषि वानिकी उपयुक्तता से संबंधित राज्य और जिला स्तर के आंकड़ों तक सार्वभौमिक सुनिश्चित करना है, सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इट्स एम टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा रिलेटेड टू ए फॉरेस्ट्री सूटेबिलिटी कहा जाता है उसको, बड़ा ही ट्विंग टेस्टर सा शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला भी स्टेटमेंट है, कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक नीति आयोग का एक अन्य कार्य है। नीति आयोग के कार्य हैं, नीति आयोग से रिलेटेड जब कुछ होता है तो उससे रिलेटेड सवाल तो पूछे जाते हैं। ग्रो पोर्टल का आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या है कि ग्रो पोर्टल को भुवन प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है जो कृषि वानिकी उपयुक्तता संबंधित राज्य और जिला स्तर के आंकड़ों तक सार्वभौमिक पहुंच को, यूनिवर्सल पहुंच को, आपकी पहुंच को भी सुनिश्चित करता है। पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि वानिकी उपयुक्तता के विस्तृत मानचित्र और आकलन तक पहुंच सकते हैं। आपको भी विजिट करना चाहिए। पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं से एक है कि कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक, जिसको क्या कहा जाता है? ASI कहा जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबिलिटी इंडेक्स, ये पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाता है। ओके, अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। भारत में कृषि वानिकी नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि वानिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1983 में शुरू की गई थी। कृषि वानिकी पर परियोजना कब शुरू किया गया था भारत में? अगला सवाल है, भारत ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को अपनाया है। एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 में अपनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत 2014 में व्यापक कृषि वानिकी नीति अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। मैं आपसे यही पूछ ले, मान ले पीटी में कि कृषि वानिकी पर भारत सरकार की नीति जो है, पॉलिसी, वो कब अपनाया गया? 2014 में, 2016 में, 2020 में, 2024 में। तो आपसे इस प्रकार का सवाल भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और दुनिया का पहला देश था भारत। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स। आपसे पूछा गया कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका भुगतान सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा किया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये सार्वजनिक यानी कि सरकारी, जैसे ONGC हो गया, निजी यानी कि रिलायंस, दोनों के द्वारा किया जाता है। इसे केवल कंपनी की शुद्ध आय पर ही लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल पहला यहाँ पर सही है। निगम कर ये डायरेक्ट टैक्स में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा देय है। यह एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या उसके परिचालन से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। उसका शुद्ध आय प्लस उसके परिचालन से जो उसको लाभ मिला है, इस पर भी लगाया जाता है। यह कर निगम के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है, जिसकी गणना निगम के कुल राजस्व से बेची गई वस्तुओं की लागत, परिचालन व्यय, मूल्य ह्रास जैसे स्वीकार्य व्ययों को घटा करके की जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल शब्द जुड़ा हुआ था दूसरे स्टेटमेंट में बंधुओं, तो मैंने आपको सिखाया भी था कि केवल शब्द जहाँ पर भी जुड़ा हुआ हो, केवल, लगातार, कंटिन्यूअस, इस प्रकार के शब्द जहाँ पर जुड़े होते हैं तो उसको आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं अगर एग्जाम में इस तरह की स्थिति बनती है तो। प्रोजेक्ट लाइन वॉज स्टार्टेड इन। प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट लाइन की? इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चीता पुनः परिचय परियोजना कब शुरू किया गया? चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन। कब ये शुरू किया गया? 2022 में शुरू किया गया था, 2022 में शुरू किया गया है, जिसके तहत कूनो पालपुर जो अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर चीतों को बाहर से लाकर बसाया गया है। अब उनको गांधी सागर जो अभयारण्य है वहाँ पर भी उनको रखा जाएगा। रिसेंटली UNHRC का 55वां नियमित सत्र आयोजित किया गया। UNHRC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का 55वां सत्र हुआ है, उसके बारे में कथन पर विचार करना है। जरा देखिए, विचारशील हैं आप लोग तो, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। एग्जाम में भी जरा इसका विशेष ध्यान में रखिएगा। UNHRC का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2005 में किया गया था।
यह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से बना है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। इसकी सदस्यता देश की आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है कि आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उस पर आधारित होती है यूएनएचआरसी का आप सदस्य होंगे कि नहीं होंगे। यूएनएचआरसी का बारे में अभी ये 3 स्टेटमेंट है, गलत आपको चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, पहला और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। क्यों पहला तीसरा गलत है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिषद का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसमें पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय OHCHR मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और OHCHR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से बना है, जिन्हें UNGA द्वारा चुना जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है। परिषद की सदस्यता समानतापूर्वक भौगोलिक वितरण पर आधारित होती है। समतापूर्वक भौगोलिक वितरण पर, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होती है, न कि इकोनॉमिक और बाकी कंडीशंस पर। ये भी ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली JSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई खोजी के प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखने का फैसला किया। यह क्या है? तो ये पूछा जा रहा है आपसे। रिसेंटली JSI डिसाइडेड टू नेम ए न्यूली डिस्कवर स्पीसीज आफ्टर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू। इट इज़ क्या है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर ढाल समुद्री स्लग, इसको कहा जाता है। हेड सील्ड सी स्लग है ये, जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। छोटा सा सवाल है लेकिन घातक होगा एग्जाम के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। लेपर्ड पॉपुलेशन के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप उसको मैनेज कर लेंगे। भारत में कुल मिलाकर 3000 तेंदुए हैं। तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में रहती है। शिवालिक और गंगा के मैदान में तेंदुओं की संख्या में गिरावट आई है। तेंदुओं पर एक रिपोर्ट आया था जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसी से ये सवाल बनाया गया। भाइयों बहनों ज़रा इसको हल कीजिए कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। भारत में केवल 3000 तेंदुए होंगे। भारत में 14,000 तेंदुए हैं वर्तमान में। तेंदुओं की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए इनको जहाँ तहाँ आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि तेंदुए अगर बस्ती में निकल आते तो लोग उनको बड़ी ही बेदर्दी तरीके से मार देते हैं, जबकि नहीं मारना चाहिए। हालांकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसको नहीं मारेंगे तो वो लोगों को मार देगा, है ना। देखिए इसका आंसर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि 14,000 नहीं बल्कि 3,000 नहीं बल्कि 14,000 तेंदुए हैं। भारत में टाइगर का पॉपुलेशन कितना है ये आप मुझे बताएंगे। टाइगर की संख्या कितनी है? इतने देर में मैंने एक सवाल पूछा है, आप मुझे बताएंगे। और MP में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइगर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? MP का नाम आता है क्या उसमें? पता ही होगा आपको। 3 टाइगर वाले राज्य कर्नाटक, MP, उत्तराखंड तीनों हैं। आप तीनों का क्रम क्या है ये आप मुझे बताइएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिहार स्मॉल इंटरप्रेन्योर स्कीम 2024, जिसको हिंदी में कहा जाता है बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। इंग्लिश वाले को इतना समझ में आ जाता होगा, एक बार नाम पढ़ दो तो। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से संघर्षरत परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना है। असिस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिली इन स्टार्टिंग देयर ऑन बिजनेस, उनको अपने बिजनेस शुरू करने में मदद करना है। अगला स्टेटमेंट क्या है? इस योजना के तहत स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति व्यक्ति 2 लाख स्वरोजगार को लेकर। सरकार को भी पता है कि भारत की जितनी आबादी है ना गुरु, उसमें रोज़गार सरकार नहीं दे पाएगी, दुनिया की कोई सरकार नहीं दे पाती है। इसलिए वो चाह रही कि आप अपना खुद का कोई रोज़गार या कुछ भी करें, ऐसा सरकारी जॉब के भरोसे ना रहें। मास्टर भी यही सजेस्ट करेगा आपको। योजना दिसंबर 2023 में शुरू की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत है। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत, 2023 नहीं, इसलिए तीसरा गलत है। स्वरोजगार उद्यमिता यानी कि इसको क्या कहा जाता है? इंटरप्रेन्योर्स, यानी कि खुद का स्वरोजगार शुरू करें आप। प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत निवेशक लघु कुटीर उद्योग को फंड दे सकते हैं, जैसे हस्तशिल्प, कपड़ा, सेवा क्षेत्र, बिजली के सामान इत्यादि में आप अपना क्या कर सकते हैं? निवेश कर सकते हैं और रोजगार शुरू कर सकते हैं।
तेयम चर्चा में था, क्या है ये, व्हाट इज़ तेयम, तेयम चर्चा में था, क्या है ये भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह नृत्य के एक लोकप्रिय अनुष्ठानिक रूप है तेयम, जिसको तेयम कहा जाता है। थेयम या तेयम भारत के केरल और कर्नाटक में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। इसमें हजारों साल पुरानी परंपराएं, अनुष्ठान और रीति रिवाज शामिल हैं। लोग थेयम को ही भगवान तक पहुंचने का माध्यम मानते हैं। इस तरह वे थेयम से आशीर्वाद मांगते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। बड़ा ही शानदार सा सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति रिपोर्ट। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, ये रिपोर्ट भी हो गया। दूसरा मैं पढ़ दूंगा इंग्लिश में भी, SDG भारत सूचकांक, उपरोक्त सभी तो सारे के सारे जो हैं नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन जो होता है वो प्रकाशित किया जाता है। पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन और SDG इंडिया इंडेक्स है। इसके अलावा और भी इंडेक्स है जो नीति आयोग जारी करती है, उसको भी आपको याद करना पड़ता है। मेंस एग्जामिनेशन में भी नीति आयोग इंडेक्स से BPSC मेंस में एक सवाल पूछा गया है। पिछली बार ही पूछा गया, 68 में पूछा गया था अगर मैं गलत नहीं तो। पिछली बार तो वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट से एक शॉर्ट आंसर पूछा है BPSC ने, 68 में एक नीति आयोग का इंडेक्स से सवाल पूछा था। अगला सवाल है, फेसलेस मूल्यांकन योजना, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेसलेस असेसमेंट स्कीम, इसको कहा जाता है, के बारे में विचार करना है आपको। इसे कराधान प्रणाली में सुधार के लिए 2022 में लॉन्च किया गया था बंधुओं। इसका प्रशासन कर विभाग के अलग अलग इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। अगला स्टेटमेंट है कि ये सभी इकाइयां राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र और क्षेत्रीय ई मूल्यांकन केंद्र के साथ मिलकर काम करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला गलत दिया हुआ है। हाल ही में आयकर विभाग ने फेसलेस या ई मूल्यांकन योजना के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए 3 आधिकारिक ईमेल ID की अधिसूचना की थी, इसलिए चर्चा में था। इसको 2019 में शुरू किया गया था कि बिना IT ऑफिसर से मिले हुए ही आपके जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके, जिससे डराने धमकाने भ्रष्टाचार इन सब चीज़ों पर रोक लगे। इसलिए इसको कहा जाता है फेसलेस मूल्यांकन योजना, फेसलेस असेसमेंट स्कीम, इसीलिए इसको कहा जाता है। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ ये स्कीम है और बड़ा ही अच्छा माना जाता है इसको ई गवर्नेंस में। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल कौन सा है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हो गया हिंदी इंग्लिश का। संविधान के अनुसार ऊपरी सदन की सदस्य संख्या 245 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका क्या तात्पर्य है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द अपर हाउस स्ट्रेंथ कैन नॉट एक्सीड 245। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और खेल क्षेत्र से होते हैं। राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट जिनको किया जाता है, वो आर्ट से होते हैं, साहित्य से, लिटरेचर से, साइंस से और खेल से संबंधित होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान के अनुसार 80 में, अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुसार आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए प्रावधान है। वर्तमान में इसमें सदस्य 245 हैं, जिनमें से 233 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। संविधान की सीमा के अनुसार उच्च सदन की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। 250 तक तो जा ही सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के जो होते हैं उनको किस किस क्षेत्र में? तो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा है, खेल नहीं है उसमें, इसीलिए गलत है वो दूसरा स्टेटमेंट गुरु। सामाजिक सेवा है, कला, साहित्य, विज्ञान है, तो इसमें जो ध्यान रखिएगा खेल नहीं है, खेल नहीं शामिल है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पंचेश्वर बहुमुखीय परियोजना के बारे में पूछा गया है। बहुउद्देशीय है, मल्टीपर्पस है। फिर से क्या है ये? निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? भारत भूटान, भारत नेपाल, तमिलनाडु केरल, महाराष्ट्र कर्नाटक। तो भारत और नेपाल के बीच में है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। यह भारत नेपाल के बीच में एक द्विराष्ट्रीय परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन, दोनों देश में सिंचाई को बढ़ावा देना। जब भी कोई डैम बनाया जाता है गुरु, तो मल्टीपर्पस अपने आप ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए टिहरी डैम का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, उत्तराखंड में स्थित है, ये बहुत ही बड़ा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डैम है ये। हालांकि इसको लेकर चिंता भी जाहिर की जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए, जब भी कोई डैम बनता है तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है उसका? बिजली का उत्पादन। दूसरा उद्देश्य क्या होता है सबसे बड़ा? तो वो होता है पेयजल और सिंचाई। पेयजल और सिंचाई, इरिगेशन होता है, पेयजल और सिंचाई हो गया आपका।
तीसरा कौन सा हो जाता है, तो अपने आप ही वहाँ पर पर्यटन डेवलप होने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा बन जाता है वो इलाका। पर्यटन जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं, मत्स्य पालन जैसी चीज़ें भी वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, इसीलिए उसको मल्टीपर्पस नाम दे दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भारत और नेपाल के बीच में महाकाली नदी, भारत में शारदा, इसको नाम दिया जाता है। 315 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण शामिल है। 315 मीटर ऊंचे, आप समझ रहे हो कितना बड़ा, कितना ऊंचा बांध होगा ये। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसरो के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की आधारशिला रखी है। रॉकेट लॉन्च पोर्ट, यहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, इसरो का दूसरा होगा ये कहाँ पर है ये, तो कुलशेखरपट्टिनम में है ये जगह का नाम क्या है, तो कुलशेखरपट्टिनम नाम है इसका आंसर ए हो जाएगा। अब ये मुझे बताइए कि किस राज्य में है, एक बार ज़रा सर्च करके मुझे बताइएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसको लेकर विवाद भी होता है, खैर फिर भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, हमें उस विवाद में नहीं पढ़ना, हमें करंट अफेयर में पढ़ना है। इसे रेल मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य नवीनतम सुविधाओं से युक्त 1309 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण करना है। 1309 नए रेलवे स्टेशन, इसमें बिहार के भी रेलवे स्टेशन शामिल हैं गुरु। इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि 1309 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए निर्माण नहीं करना है, बल्कि रीडेवलप करना है, उनको फिर से रीडेवलप करना है। इसको क्या कहा जाता है, रीडेवलप है, ना कि कंस्ट्रक्शन है। रीडेवलप करना है, वो बने हुए स्टेशन हैं उनको अच्छे फैसिलिटी से युक्त बनाना है ताकि अच्छा हो। हालांकि ट्रेनों के बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली स्टेशन पर लाठीचार्ज शुरू हो गए होंगे दिवाली जाने वाले बिहार के लोगों पर। खैर चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। फरवरी 2023 में अमृत स्टेशन योजना को शुरू किया गया है, तो पहला भी गलत हो गया, क्योंकि फरवरी 2023 से पिछले साल ही शुरू किया गया है। और ये 1309 नए स्टेशन नहीं है, बल्कि ये रीडेवलप है। जो मौजूदा स्टेशन हैं उन्हीं को फिर से डेवलप करना है। आपने ध्यान नहीं दिया, सही से पढ़ा नहीं आपने, इसीलिए कथन आपका गलत हो गया। अगर आपने ये पढ़ा होता तो आपका गलत नहीं होता। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 1309 नए रेलवे स्टेशन बनाए देंगे तो रेल चलेगी कहाँ, स्टेशन ही स्टेशन हो जाएगा। पुनर्विकास से आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, पूमौरे। हम लोग बचपन में ट्रेन पर पढ़ते थे, पूमौरे लिखा रहता था, आज भी रहता है। बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये हाजीपुर में है। हाजीपुर में अपने बिहार का हाजीपुर जो है वहीं पर है। अगला सवाल है, देखिए क्या है कि इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर और समस्तीपुर डिवीजन, पूर्वी रेलवे के धनबाद, दानापुर और मुगलसराय डिवीजन को अलग करके किया गया था। ये सारे स्टेशन से तो फैमिलियर होंगे आप लोग। किस भारतीय राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करना शुरू कर दिया है, ये उत्तराखंड है जिसने शुरू कर दिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता है, यह निम्नलिखित है, तो ये है पुर्तगाली नागरिक संहिता, क्योंकि पुर्तगाल का शासन था कहाँ पर, तो गोवा में, और उन्होंने ही समान नागरिक संहिता वहाँ पर ऑलरेडी लागू कर दिया था। 1867 ईस्वी में ही लागू कर दिया था। आप समझ जाइए कितना पहले लागू किया था। निम्न से कौन सा मामला गोपनीयता का अधिकार से सिद्धांतों संबंधित है। गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसको इंग्लिश में अगर हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल को, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राइट टू प्राइवेसी के अधिकार से संबंधित मामला के केस का क्या नाम था, के.एस. पुट्टुस्वामी वाद इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंधुओं, तो के.एस. पुट्टुस्वामी एवं अन्य बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भारत के लोगों को राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार दिया जाता है। 2017 ईस्वी में ये फैसला सुनाया गया था। 2017 ईस्वी में ये फैसला सुनाया गया था। गगनयान मिशन के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, ये आखिरी सवाल रखते हैं। गगनयान मिशन के बारे में देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। इनमें 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान शामिल हैं। यह 15 दिनों तक पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। इसे प्रक्षेपित करने के लिए GSLV मार्क 2 का उपयोग किया जाएगा। कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा, तो कौन सा, केवल पहला ही सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये इसरो का एक मिशन है, मैन आधारित मिशन है, मतलब इंसान को लेकर ये स्पेस में जाएगा। क्या क्या होगा, 3 उड़ानें कक्षा में भेजी जाएंगी। इनमें से 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान होगा। 2 को हम टेस्ट करेंगे एक तरह से, और 1 में मानव को बिठा करके हम भेजेंगे। पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में 5 से 7 दिनों तक चक्कर लगाएगा।
GSLV मार्क 3 जिसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है, 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। इसका उपयोग गगनयान को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा क्योंकि इसमें आवश्यक पेलोड क्षमता भी है। ये भारी चीज़ों को उठा सकता है, इसको हाथी वगैरह भी कहते हैं। तो यही आज का आखिरी सवाल रहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसमें जितने भी हैं सारे मैं करवा दूंगा। आप देख ही सकते हैं कितने पेज हैं इस PDF में। इसमें 94 पेज हैं PDF में। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा इसमें सवाल है। 15 दिनों का ये मात्र सवाल है। इसी तरह से मैं आपका सितंबर का भी करवा दूंगा और अक्टूबर का भी करवा दूंगा। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया आप भी पढ़िए, पहले की वीडियोस को भी जाकर देखिएगा। वीडियो के माध्यम से रिवाइज करना इसलिए सही रहेगा क्योंकि आप आवाज़ जब सुनते हैं किसी की और देखते भी हैं सेम चीज़ को तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। इसका PDF आपको जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे इस PDF से, उसके पश्चात आपको हमारे स्टडी फॉर UPSC PCS टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।